सो कल थोड़ा सा डिस्कस किया था बेसिक के बारे में हमने, ठीक है। किसी को दिक्कत है वहाँ पे तक कहीं पे कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है, थोड़ा सा ना टाइम से, मतलब आप लोग तो आ ही जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। बाकी और भी कुछ लोग आएंगे तो भी बोल देंगे उनको टाइम से अगर आओगे तो, नहीं तो कि शाम के 3 बजे के बाद मैं खींच नहीं पाऊंगा क्लास ना, क्योंकि मेरी क्लास है 4 से, और 4 बजे से और क्लास है, तो 3 बजे तक मैक्सिमम। तो फिर टाइम हमें मिल नहीं पाएगा। तभी आप लोग तो टाइम से आ ही रहे हो। अभी देखते हैं जो भी है, 2-3 बच्चे नहीं आए कह रहे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो जो बेसिक होगा ना हिमांशु, तो पढ़ा ही आपने ना, पहली क्लास तो ली थी, तो उतना दिक्कत तो आएगी नहीं आपको, बीच में से भी स्टार्ट करोगे तो ना। तो हमने वहां तक पढ़ रखा है अभी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपने पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर ना, इसके बारे में कंप्लीट कर रखा आपने। बेसिकली बेसिकली यहाँ पे है क्या कि जो कोड के डेटाज हैं अभी लिखने हैं आपको, उसके बाद ठीक है, सारे डेटा है वही डेटा आपको दोबारा लिखने हैं कोड के, ठीक है। तो चीजें आपको याद रखनी है। एक जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपने पढ़ी थी कल ना, जिसमें हमने 100 रिजल्ट्स लेके हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया था आपको यहाँ पे, उसके बारे में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, उसको समझते हैं, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूले भी आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको क्या चीजें हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा आप लोग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। जनरली जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसका आप लोग यूज करोगे एलएसएम में, ठीक है। डब्ल्यूएसएम में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, तो एलएसएम और डब्ल्यूएसएम के दोनों बेसिक्स हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर ले, ठीक है। इसका यूज होने वाला है आपका एलएसएम में। तो एलएसएम में होता क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर जो डिजाइन होता है एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए डिजाइन होता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस भी किया था, आप लोगों ने स्टील में पढ़ा भी था उस चीज को, है ना। जब एलएसएम हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा था, तो एफएम टारगेट रिलायबल टारगेट के लिए एक कोई भी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिजाइन का पढ़ा था ना आपने। वही चीज यहाँ पे है, एलएसएम में स्ट्रक्चर डिजाइन होता है आपका टारगेट के हिसाब से, यानी पर्टिकुलर टारगेट होगी हर स्ट्रक्चर की, स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी हर स्ट्रक्चर की, उसी के बेस पे आपका स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। जैसे कोई स्ट्रक्चर आपका 100 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन हो रहा है, किसी की रिक्वायरमेंट 200 किलो न्यूटन की है, किसी की 500 किलो न्यूटन। तो हमें एक पर्टिकुलर टारगेट, हमें एक क्या करना है, ड्रॉ करना है कि कितना टारगेट के लिए हम डिजाइन करेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफएम। और वो निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे इसमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या करते हैं हम लोग, जनरली ये आपका पूरा का पूरा इंपेरिकल है, ठीक है। कोड में ये आपका गिवन है, यहाँ पे देखिए एक कर्व बनता है। कर्व किसमें बनेगा आपका, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने थे, 100 ना। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कल लिखाए थे मैंने 100 से, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ब्लॉक्स। और स्ट्रेंथ के बीच में आपका बनेगा ये कर्व, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में मैं लिखूंगा यहाँ पे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बीच में ये कर्व बनेगा। और जो ये कर्व बन के आता है आपका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन के आता है, कुछ इस शेप का बन के आता है, देखिए इसका शेप आपका बन के आएगा, कुछ ये शेप बन के आता है, ठीक है। जब शॉर्ट टेस्ट रिजल्ट्स आपने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को आपने क्या करा वाई एक्सिस में, और उनकी स्ट्रेंथ जब आपने चेक करी, तो उसका एक कर्व बन के आएगा, जो कर्व आपका कुछ ऐसा सो होगा। ये कर्व कहलाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस कर्व इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना कि क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, बस इतना समझ लो कि अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के पीक से लाइन ड्रॉ करोगे, यानी ये पीक है ना, इस पीक से जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, तो कर्व आपका इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होगा, राइट पार्ट भी इक्वल होगा, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा कर्व होता है जिसके पीक से लेफ्ट एरिया और राइट एरिया दोनों इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं उसको। तो देखिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स या फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ के बीच में एक कर्व बना, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो लेट अस कंसीडर जो आपकी 100 स्ट्रेंथ थी ना, कल जो 100 स्ट्रेंथ आपने एक एग्जांपल लिखा था, वो 100 स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पे है, ठीक है। सो ऑन सारे की सारी स्ट्रेंथ है, मैं बना नहीं पाऊंगा 100 की 100, लेकिन ये आपकी 100 स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पे हमने रख दी इसमें एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब देखिए इसमें जनरली जो मैंने आपको बताया टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बारे में बताया, वो टारगेट आपका है यही स्ट्रेंथ, ठीक है। जहां पे अगर आप स्ट्रेंथ यहां पे कैलकुलेट करोगे, दिस इज कॉल्ड द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। अब एक बार इस कर्व को देखो अच्छे से, एफ एम,
इस कर्व को देखो अच्छे से, इसमें लोवेस्ट स्ट्रेंथ कहां पे है, यहाँ पे है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां पे है, इस पॉइंट पे। आपको डिजाइन किसके लिए करना है, टारगेट के लिए, एफएम के लिए, यानी इन दोनों के सेंटर पे आपको डिजाइन करना है। आपको लोअर के लिए भी डिजाइन नहीं करना, आपको हायर स्ट्रेंथ के लिए भी। जब आपने 100 टेस्ट करे, 100 टेस्ट में ऑब्वियसली बात है, एक तो स्ट्रेंथ आपकी लोअर आएगी, एक स्ट्रेंथ आपकी हायर आएगी। आपको लोअर के लिए भी नहीं करना, हायर के लिए भी नहीं करना, आपको जस्ट सेंटर के लिए डिजाइन करना है कोई भी स्ट्रक्चर, और वो कहलाता है आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कहलाएगी आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ, और इसी टारगेट के लिए आपका स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। ठीक है, देन उसके बाद अब देखिए करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जिसमें मैंने बोला था कि 5% जो रिजल्ट्स होंगे वो तो आपके फेल होंगे, 95 आपके पास होंगे। ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपकी ये है, यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये एफसीके इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, दिस इज एफसीके। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर एफसीके है तो इसका मतलब क्या है, 5% रिजल्ट तो इससे कम है, 95% केसेस में ये पास हो रहा है। ठीक है, 95% रिजल्ट इससे ज्यादा है। यही चीज थी ना करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कल डिस्कस करी थी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, कल मैंने एक चीज लिखानी भूल गया था कि IS कोड कौन सा है इसका, जहां पे आरसीसी आपने लिखा है पीछे लिख लो IS 456-2000, ये मैं कोड लिखाना भूल गया था आप लोगों को। IS 456-2000 ये कोड है आपका आरसीसी का, जो मैं फॉलो करूंगा पूरे की पूरी आरसीसी में। ठीक है, एक बार लिख लेना इसको, पीछे हेडिंग नहीं लिख लेना, IS 456-2000। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एफसीके, दिस इज एफएम। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं एफएम। अब होता क्या है, कोड ने क्या कर रखा है आपको, एफसीके और एफएम के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है। एफसीके और, ध्यान से देखिए एक बार, ये चीजें बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है। वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद कर लोगे तब भी दिक्कत नहीं है, उससे ऊपर नहीं आता, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, कोड ने क्या कर रखा है, एफसीके और एफएम के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज के लिए। जैसे हमने कौन सा परसेंटेज पढ़ा, 5% ना, कि 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल इज द एफसीके। अगर एफसीके आपका 10% में होता, 15% में होता, तो उनके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रखी है, लेकिन आगे के परसेंटेज से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ किससे है, 5% से। ठीक है ना, 5% से मतलब है। तो 5% के लिए एफसीके और एफएम के बीच की जो डिस्टेंस गिवन है आपको, ये डिस्टेंस गिवन है 1.65 सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो एफसीके और एफएम के बीच की डिस्टेंस होगी 1.65 सिग्मा। अब मैं अगर आपसे बोलूं टारगेट मीन स्ट्रेंथ मुझे निकाल के बताइए, तो निकाल लोगे आप, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफएम इक्वल टू क्या होगा, एफसीके प्लस 1.65 सिग्मा। यानी एफएम कितनी डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस तो है ना एफएम, तो एफसीके प्लस 1.65 ऑफ सिग्मा, ये हो जाएगी आपकी एफसीके प्लस 1.65 ऑफ सिग्मा। ये निकल के आती है आपकी टारगेट। यानी ये टारगेट आपको हमेशा मेंटेन करना जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे एलएसएम में। ठीक है, ये टारगेट आपको मेंटेन रखना है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड देखिए, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका एफ एवरेज का। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं एफसीके और एफएम का एवरेज लूंगा तो ऑब्वियसली बात है कहीं सेंटर में आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर आप 2 और 4 का एवरेज लोगे तो कितना हो गया, 3 ना, 2 + 4/2। तो ऑब्वियसली बात है जो 3 है आपका 2 और 4 के सेंटर में है। वही चीज मैंने यहाँ पे करी, एफसीके और एफएम का एवरेज लिया, तो ये आ गया आपका सेंटर में एफ एवरेज। आया नहीं आया एफ एवरेज? अगर ये सेंटर में आ रखा है तो 1.65 सिग्मा भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। लेफ्ट में आपका 1.65 सिग्मा बाई 2 और 1.65 सिग्मा बाई 2 आपका राइट साइड में भी डिवाइड होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इस वाले पोर्शन को लिख रहा हूं, इस वाले पोर्शन को 0.825 सिग्मा। अगेन वो पोर्शन भी आपका 0.825 सिग्मा ही रहेगा। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे देखिए मैं नीचे लिखता हूँ इसको। ठीक है, अभी स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, ये हो गया, और इसको मैं लिख रहा हूँ 0.825 सिग्मा। ठीक है, 1.65 सिग्मा बाई 2 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब मैं यहां से आपसे बोलूं एफ एवरेज निकाल के मुझे बताइए। ठीक है, एफ एवरेज यानी एवरेज स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ एफ एवरेज इक्वल टू कितना होगा आपका एफ एवरेज, एफसीके प्लस 0.825 सिग्मा। ठीक है, क्योंकि यहां तक की स्ट्रेंथ निकालनी, ये डिस्टेंस आपको, तो ये हो जाएगी आपकी एफसीके प्लस 0.825 सिग्मा। क्लियर है, एफसीके प्लस 0.825 सिग्मा एफ एवरेज। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये एफएम तो हमने निकाला,
क्योंकि हमें ये टारगेट था हमारा स्ट्रक्चर का, इतना हमें टारगेट लेके चलना है किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट ये एफ एवरेज की क्या रिक्वायरमेंट आई कि हमने एफ एवरेज कैलकुलेट किया। तो देखिए एफ एवरेज की रिक्वायरमेंट आती है आपकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है, फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल यानी अगर आपको प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रखना है जब आप कंक्रीट बना रहे हो, ठीक है, जब आप क्यूब बना रहे हो, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल रखना है, तो उस केस में क्वालिटी कंट्रोल चेक कैसे करोगे? चेक करोगे आप एफ एवरेज निकालोगे, एफ एवरेज इक्वल टू एफसीके प्लस 0.825 सिग्मा, ये लोगे। इसके लिए कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अगर वो वैल्यूज अगर आपकी सही आ गई तो उसका मतलब आपने जो कंक्रीट प्रिपेयर कर रखा है वहां पे आपने प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, ठीक है। तो एफ एवरेज हम लोग निकालते हैं हमेशा फॉर क्वालिटी कंट्रोल, और टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपकी होती है किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, एक आपने टारगेट सेट कर रखा है कि इतनी स्ट्रेंथ के लिए हमने स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। क्लियर है चीजें? किसी को दिक्कत यहाँ पे? ये तो हो गया आपका एफ एम एंड एफ एवरेज, दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स हैं। पहला तो हो गया आपका एफ सी के, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोनों के लिए सेम ही टर्म्स है, वेयर एफ सी के इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, दिख रहा होगा आप लोगों को ना छोटा लिखा हुआ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन 28 डेज, 28 डेज, यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये यूनिट है ना, कल लिखाई थी मैंने आपको। ये तो हो गया एफ सी के। सेकेंड है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कोड ने आपको वैल्यूज क्या कर रखी है, रेकमेंड कर रखी है कि आपको कौन कौन सी वैल्यू पर्टिकुलरली आपको क्या करनी है, अडॉप्ट करनी है। तो अगर आपका कंक्रीट आपका M10 से M15 है, अगर M10 या M15 का कंक्रीट आप यूज कर रहे हो, या सेकेंड आप लोग क्या कर रहे हो M20 या M25 का कंक्रीट यूज कर रहे हो, या आप M25 से ज्यादा का कंक्रीट यूज कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, ठीक है, M30 और एबव कर लो इसको। तो उस केस में आप क्या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लेके चलोगे, ये आपको कोड ने स्पेसिफाई कर रखा है। तो 10 और 15 के केस में आपकी ये वैल्यू है आपकी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन से, पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन आप कितना लेके चलोगे डायरेक्टली, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा हो गया आपका 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर 20 से 25 के लिए, और थर्ड आपका है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सिग्मा आपको दिया हुआ है, एफसी की आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एफएम आप निकाल सकते हो, या आपको एफएम दिया होगा क्वेश्चन में, सॉरी एफएम, हाँ एफएम दिया होगा आपको, एफसी के निकालना होगा, सिग्मा आपको याद है, सिग्मा कभी कभी वैल्यूज नहीं भी दी होती है, सिग्मा आपको डायरेक्टली याद रखना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, लास्ट टाइम आप लोग बोल भी रहे थे जैसे क्लास में कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला भी है, ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला है, लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ द गेट एंड ईएससी, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यूज ही याद रखनी है, फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वैसे मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ ही लेते हो, कौन सा फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n माइनस 1 करके एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, का स्क्वायर भी होता है ये, ठीक है। इससे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, लेकिन ध्यान नहीं रखना आपको, ये गेट या ईएससी का पार्ट है, वहां पे पूछता है, गेट में पूछता है क्वेश्चन। तो आपके सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर आप M10 या M15 कंक्रीट यूज करोगे तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना है, 20-25 के लिए 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना है, 30 और अबव के लिए 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे है क्या, अब देखिए वर्ड ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, डेविएशन। डेविएशन मतलब जैसे एक कहीं पे आपको प्रपोजन किसी चीज का 20% चाहिए, एग्जांपल समझिए, 20% किसी चीज का प्रपोजन आपको मिक्स करना है, जैसे सीमेंट आपको जो टोटल क्वांटिटी है आपको सीमेंट 20% आपको प्रोवाइड करनी है। तो डेविएशन मतलब क्या हुआ, कितना डेविएशन परमिटेड है आपका, कि आपका डेविएशन आप कहां तक पहुंचा सकते हो, जैसे 22 तक मैं परमिट कर रहा हूँ, ठीक है, और लोअर वैल्यू आपकी मैं 18 तक परमिट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डेविएशन, कितना आप डेविएट कर सकते हो अपने प्रपोजन को, ठीक है ना। जैसे सीमेंट आपका 20 यूज हो रहा था, तो क्या आप 22% तक ले जा सकते हो, या आप उस सीमेंट को 18% तक यूज कर सकते हो। तो जो वो डेविएशन आपका शो करता है वो करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बहुत ज्यादा डेविएशन कभी भी नहीं होना चाहिए, अगर डेविएशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ आपकी कम निकल के आएगी, ठीक है ना। लार्ज डेविएशन पे स्ट्रेंथ कम निकल के आती है, भले ही सीमेंट की बात करो, सीमेंट अगर आपका एक कट्टा अगर आपको यूज करना है, 1 बैग ऑफ सीमेंट अगर आपको यूज करना है, ठीक है, आपने बोला नहीं हमें तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, मैं तो 2 बैग यूज करूंगा। अगर आपने 2 बैग यूज कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बैग जितना सीमेंट ज्यादा यूज करोगे स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, ऐसा कंडीशन कभी नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने 2 बैग यूज कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, श्रिंकेज अगर करेगा, श्रिंकेज से क्रैकिंग होती है, क्रैकिंग से स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी वजह से हम लोगों को जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको परमिसिबल वैल्यूज जो कोड ने आपको गिवन है उसी परमिसिबल वैल्यूज के अंदर रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा हमें प्रोवाइड नहीं करना है। क्लियर है सब चीजें? ये किसी को दिक्कत कहीं पे किसी पॉइंट पे तो बताइए। क्लियर है ना? तो बनाइए इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, बेसिक अच्छे से समझिए तभी आरसीसी पढ़ने में मजा आएगा आगे भाई, क्योंकि 2 यूनिट पूरी बेसिक पे डिपेंड है, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम, ठीक है। अगर बेसिक वहां पे क्लियर नहीं होंगे तो दिक्कत करेंगे। और यहां से देखिए कितने क्वेश्चन आपके बन गए, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए एग्जाम पर्सपेक्टिव। और अगर प्रीवियस ईयर अगर आप कोई सॉल्व कर रहे होंगे या किसी ने पहले कर रखे होंगे या अभी कर रहे होंगे तो आपको दिखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में आ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, आप लोग थोड़ा लेट आए थे, यहाँ पे मैंने क्या करा था, नंबर ऑफ ब्लॉक्स और स्ट्रेंथ के बीच में जो कल आपने 100 करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के रिजल्ट लिखे थे ना, उन्हीं रिजल्ट के बेस में कोड में एक कर्व गिवन है, ठीक है, ये कर्व यानी नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके कितने थे 100 और उनकी स्ट्रेंथ आपकी रखी एक्स डायरेक्शन में आपने स्ट्रेंथ रखी, तो 100 ब्लॉक की स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी ये निकल के आती है आपकी यहाँ तक, उसके बाद आपकी डाउन होती है यहाँ तक, ठीक है, ये स्ट्रेंथ आपका कर्व निकल के आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसको बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर रखा है एफसीके, एक पॉइंट मार्क किया एफसीके, यानी एफसीके क्या कौन सा पॉइंट होता है जिससे नीचे सिर्फ और सिर्फ 5% रिजल्ट होते हैं और 95% रिजल्ट इससे ऊपर होते हैं, ये पढ़ा था आपने। दूसरा, एक पीक पॉइंट से अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ यानी इस टारगेट के लिए आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे एफएम के लिए, ठीक है, एलएसएम की बात चल रही है, एलएसएम में चलता है, ठीक है। तो हमें निकालना था टारगेट यानी स्ट्रक्चर को कितने के लिए डिजाइन करना है, एफएम निकालना था, तो 5% के लिए जो एफसीके और एफएम की वैल्यू होती है वो होती है 1.65 सिग्मा, कोड में दी हुई है आपको, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5% वाला जो क्राइटेरिया है जो कल आपने डेफिनेशन पढ़ा था, उस 5% वाले क्राइटेरिया के लिए ये वैल्यू आपकी होती है 1.65 सिग्मा इन दोनों के बीच में। और जब आप एफएम कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी एफसीके प्लस 1.65 ऑफ सिग्मा। सेकंड आता है आपका, मैंने क्या करा, एफसीके और एफएम की बात तो आई गए थे आप लोग, एफसीके एफएम के बीच में एवरेज कंसीडर कर दिया, तो एवरेज आपका निकल के आ गया, एफ एवरेज आपका निकाल लोगे इजिली, इसका 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इतनी वैल्यू आ गई एफसीके प्लस 0.825 सिग्मा। उसके बाद तो आप आई गए थे, समझ में आया? तो कर लो इसको, थोड़ा ना आप लोग थोड़ा टाइम से आ जाया करिए, ठीक है, क्योंकि कई चीजें छूट जाएंगी, प्रॉब्लम करेंगी उसके बाद आप लोगों को, तो कोशिश करेंगे कि 1:10 तक मैक्सिमम पहुंच ही जाओ सभी लोग, 1 बजे तक आ जाओ यहाँ पे आप लोग, या कोई लेट हो जाता है कभी ट्रैफिक में फंस जाता है तब भी 1:05-10 तक आप लोग पहुंच जाओ, क्योंकि मैं मोस्टली 10 मिनट में ही स्टार्ट करता हूँ क्लासेस ताकि बच्चे सारे पहुंच जाएं साथ में। ये क्लियर है सबको? इसको नेक्स्ट है आपका
इन्वायरमेंट आप लोग का नहीं हुआ पूरा? इन्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ? इस बार कंप्लीट होने वाला है इस वीक। काम हो वेस्ट ट्रीटमेंट। अच्छा, थोड़ा ये भी एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज थोड़ा ये इस वीक में निपट जाएगा, इस वीक में निपट जाएगा शायद, इस वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट मतलब इसी वाले ना जो आएगा, जो उससे अगले नेक्स्ट जॉब आएगा ना। अब कौन कौन से सब्जेक्ट बचे हैं आप लोगों के? आप लोगों के तो इनिशियली होंगे, इन लोगों के तो हो रखे होंगे बहुत है। स्ट्रक्चर नहीं हुआ। सोम पढ़ लिया आप लोगों ने? तुम लोगों ने सोम भी नहीं पढ़ा? अच्छा ओके ओके, तो फिर तो सोम ही होगा इसके बाद लग रहा है। राइट साइड का तो हो गया होगा ना, लेफ्ट साइड का कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, अब कल आपने नॉमिनल कवर के बारे में पढ़ा था। नॉमिनल कवर की वैल्यूज भी हैं जो कोड रेकमेंड करता है, वो वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेंगी सारी की सारी, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा इसके बाद मिनिमम नॉमिनल कवर रिक्वायर्ड। मिनिमम नॉमिनल कवर रिक्वायर्ड इज द नेक्स्ट हेडिंग। मिनिमम नॉमिनल कवर रिक्वायर्ड, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ ये एज पर IS 456/2000। जितना डेटा है सारा का सारा दिमाग में भर लेना इसका, ठीक है। ये हो गया आपका नॉमिनल कवर। अगर आरसीसी से क्वेश्चन आएंगे तो समझ लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं इस यूनिट से, तो ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट यूनिट है काफी, क्योंकि डेटा ऑब्वियसली बात है, मेन चीज क्या है ना, आरसीसी का कोडल प्रोविजन ही ज्यादा आता है, ठीक है। तो कोडल प्रोविजन अगर ज्यादा आएगा तो जो कोर्स में चीजें दी हुई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस वजह से, ठीक है ना। ये नहीं चल रहा क्या? चल रहा है सर ना, शॉर्ट हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो देखिए मिनिमम नॉमिनल कवर रिक्वायरमेंट में आप एक टेबल बना लिए, सीरियल नंबर करना, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद सेकंड आपका आएगा मेंबर आएगा, ठीक है, सीरियल नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे करोगे मेंबर, और वो मेंबर कौन से इन्वायरमेंट में सब्जेक्टेड है, ठीक है। पहला है आपका माइल्ड, दूसरा है आपका मॉडरेट। मॉडरेट ये कंडीशंस थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम लोग, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, यस, ठीक है, वेरी सीवियर, और लास्ट है आपका एक्सट्रीम ना, एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। तो जो मेंबर है आपका, इनमें से कौन कौन सी कंडीशन में सब्जेक्टेड है, उसके बेस पे कोड ने क्या कर रखा है, आपको मिनिमम नॉमिनल कवर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो पहला आपका मेंबर है, सबसे पहला मेंबर है, मेंबर इज स्लैब, ठीक है। स्लैब के बाद आप दूसरा मेंबर पढ़ोगे बीम, बीम के बाद थर्ड पढ़ोगे आप कॉलम, कॉलम के बाद लास्ट आपका जो मेंबर आएगा फुटिंग या फाउंडेशन, फुटिंग ऑब्लिक फाउंडेशन, जो भी चीज है, ठीक है ना। इन चारों के लिए आपको चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो स्लैब है, स्लैब के लिए अगर स्लैब आपका माइल्ड इन्वायरमेंट में सब्जेक्टेड है तो उस केस में 20 mm, मॉडरेट में 30 mm, सीवियर में 45 mm, वेरी सीवियर में 50 mm, और एक्सट्रीम में 75 mm। एक्सट्रीम में आपका 75 mm है ये वैल्यू, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली आपकी जो लाइन है यही ध्यान रख दी तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यानी पहला आपको क्या करना है, 20, 30, 45, 50, 75, ठीक है। अब अगर आप बात करो बीम की, तो बीम में आपका 20 का जस्ट 30 हो जाएगा, 20 का 30 mm हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। सारी वैल्यूज यानी 30 का आपका 30 रहेगा, ठीक है, सेम ही ना, सॉरी 25, 20 का 25 होगा, गलत हो गया, 20 का हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 mm, और बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी, 30 mm, 45 mm, 50 mm, 75 mm, ठीक है। ये हो गया आपका बीम के केस में। कॉलम के केस में क्या हो जाएगा, कॉलम के केस में आपकी वैल्यू हो जाएगी माइल्ड के लिए 40,
ठीक है, माइल्ड के लिए वैल्यू जाएगी 40, कॉलम के केस में माइल्ड के लिए 40 mm, उसके बाद मॉडरेट के लिए भी आपकी 40 mm, देन उसके बाद सीवियर के लिए आपकी वही वैल्यूज ऊपर वाली 45 mm, 50 mm, 75 mm, ठीक है 75 mm। देन लास्ट है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या होता है, सारी वैल्यूज 50, ठीक है 50 mm, 50 mm, 50 mm, 50 mm, एक्सेप्ट लास्ट वैल्यू 75 ही रहेगी। ठीक है, तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव। याद आपको सिर्फ और सिर्फ पहली ये स्लैब के लिए याद करना है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, स्लैब में आपको क्या करना है 20, 30, 45, 50, 75 ऐसा करके याद कर लो आप, 20, 30, 45, 50, 75। अब ध्यान से देखिए सेकंड वाले में हमने क्या किया, बीम में 20 का 25 कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज क्या है सेम है। थर्ड में आपने क्या किया 25 का 40 हो गया, 30 का भी 40 हो गया, दो चेंजेस आए थर्ड वाले में, बाकी सारी वैल्यूज सेम है। लास्ट वाले फुटिंग के केस में आपका 50, 50, 50, 50, लास्ट वाला 75, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो आप रट के नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मतलब वैसे करके याद कर सकते हो, थोड़ा रिलेट करके चीजें। लेकिन अगर किसी कंडीशन से आपको ठीक है ये पूरी टेबल याद नहीं होती है, तो उस केस में आपको ये माइल्ड के लिए वैल्यूज सारी याद रखनी है, बस हो गया। ये वैल्यूज आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है वो आपको मेंशन नहीं करता है कभी कभी कि माइल्ड इन्वायरमेंट है, मॉडरेट इन्वायरमेंट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है या एक्सट्रीम है। तो अगर उसने आपको इन्वायरमेंट क्या क्या नहीं कर रखा है, आपको मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप सारी वैल्यूज माइल्ड की याद रखना। स्लैब के लिए कितना हो गया 20, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40, फुटिंग के लिए 50। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, कम से कम ये कॉलम तो ध्यान ही रखना, अगला वाला कॉलम याद नहीं भी रहता तो। ठीक है, और लेकिन स्लैब का आपको ये वाला याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी एक्सपोजर कंडीशन में इसकी रिक्वायरमेंट आने वाली है। क्लियर है, अब ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, लिख लीजिए इसको, हो गया पूरा। इसके बाद अब पढ़ते हैं इन एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में कि ये माइल्ड कंडीशन क्या होती है, मॉडरेट क्या होती है, बाकी ये कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप हेडिंग डालना एक्सपोजर कंडीशन। हटा दूं मैं इसको, मतलब ये समझ लीजिए जो एक्सपोजर कंडीशन अभी चलने वाली है, लगभग लगभग मतलब फ्रीक्वेंसी ये है कि हर 2 साल में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे, एक्सपोजर कंडीशन से, क्योंकि इतना डेटा है उसके अंदर, कई चीजें याद करने वाली चीजें हैं जो आपको सिर्फ याद रखनी है बस। कौन सा स्ट्रक्चर कौन से एनवायरमेंट में सब्जेक्ट होगा क्या होगा, उसमें चीजें हम कुछ ज्यादा समझा नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको वो चीजें याद जल्दी हो जाए, लेकिन हर दूसरे साल वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो करीबन करीबन आपको बहुत से क्वेश्चन, मतलब काफी क्वेश्चन दिख जाएंगे, उससे 10-12 क्वेश्चन। ठीक है, तो हेडिंग आप डालिएगा एक्सपोजर कंडीशन, हेडिंग डालना एक्सपोजर कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन एंड इंपॉर्टेंट है ये आपका डेटा जो भी आएगा। ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन में एक टेबल बनेगी। ठीक है, एक टेबल बनेगी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, वेरी सीवियर और फाइनल आपका क्या था एक्सट्रीम ना, एक्सट्रीम आपका फाइनल है। ये एक टेबल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहली बात, जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि आपको पूछेगा माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए, सीवियर के लिए कौन से कंक्रीट का ग्रेड आप यूज करते हो। ठीक है, कौन सा कंक्रीट ग्रेड आप यूज करोगे इनके लिए। तो ध्यान आपको रखना है, आरसीसी जब वर्क करते हो तो आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेते हो M20। तो माइल्ड में आपको स्टार्ट करना है M20 से, M20 से स्टार्ट करिए, 5-5 बढ़ाते जाइए, M25, सीवियर में हो गया M30, वेरी सीवियर में हो गया आपका M35, एक्सट्रीम में हो गया आपका M40, M40। ठीक है, ये तो हो गया आपका 20, 25, 30, 35 एंड 40। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करोगे इनमें, पहला क्वेश्चन बन गया आपका ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आपका, इनके लिए कवर कितना प्रोवाइड करोगे आप। नॉमिनल कवर था ना, नॉमिनल कवर इन केस के लिए कितना प्रोवाइड करोगे। तो नॉमिनल कवर की वैल्यू जो स्लैब वाली टॉप वाली वैल्यू थी ना, वही याद रखनी है आपको। ठीक है, क्या थी वो 20 mm, 20, 30 mm, 45 mm,
50 mm एंड 75 mm। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है इन केस ऑफ द कवर। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली आपसे बोले मेंबर कुछ भी ना दे, वो बोले कोई मेंबर है सीवियर इन्वायरमेंट में सब्जेक्टेड है, तो उसके लिए कवर कितना प्रोवाइड करोगे 45 mm का। अगर आपसे बोले एक्सट्रीम में है तो कितना प्रोवाइड करोगे 75 का। अगर आपसे बोले वेरी सीवियर में कंक्रीट का ग्रेड कितना यूज करेंगे तो M35। दो क्वेश्चन ये बन गए यहाँ से जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन उसके बाद अब देखिए बहुत सा डेटा है इसमें, लेकिन कुछ डेटा याद करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको याद करने के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि आपको इजी पड़ेगा याद करना डेटा। ठीक है, यहाँ देखिए ठीक है, लेट अस कंसीडर कि कोई कहीं पे आपकी ये सी में जो ये आपका स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पे सी कोस्टल एरिया के अराउंड का बना रहा हूँ। ठीक है ना, स्ट्रक्चर आपके सी कोस्टल एरिया में अगर सब्जेक्टेड है तो उस केस में कुछ चीजें होती है जो कि काफी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है, जिनको हम लोग यहाँ पे याद करेंगे। ठीक है, पहला देखिए सी का आपका लेट अस कंसीडर वाटर लेवल आपका सी का यहाँ पे। ठीक है, सी का वाटर लेवल आपका अभी के टाइम पे लेट अस कंसीडर ये है हाईएस्ट वाटर लेवल ऑफ सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाईएस्ट वाटर लेवल सी में। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन आपकी बनेगी लोवेस्ट वाटर लेवल की, तो ये लोवेस्ट वाटर लेवल की आपकी कंडीशन लेट अस कंसीडर यहाँ पे बनेगी। लोवेस्ट वाटर लेवल की कंडीशन आपकी यहाँ पे बन रही है सी में। तो ऑब्वियसली बात है जो बीच का जोन होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइडल जोन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे टाइडल जोन। टाइड्स आपकी क्या आती हैं, एक बार हाई एक बार लो, है ना। तो हाईएस्ट टाइम पे वाटर आपका यहाँ तक पहुंच रहा है और लोवेस्ट टाइम पे आपका वाटर यहाँ पे तक पहुंच रहा है, ये चीज आप देखिए पहला। ठीक है, देन उसके बाद अब देखिए मैं स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड कर रहा हूं अपने। पहला स्ट्रक्चर मेरा सब्जेक्टेड है, लेट अस कंसीडर यहाँ पे स्ट्रक्चर मेरा सब्जेक्टेड है इधर पे पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर मेरा सब्जेक्टेड है, मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर सेकंड सब्जेक्टेड है, ये कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने सब्जेक्ट कर रखा है सेकंड यहाँ पे। थर्ड जो स्ट्रक्चर मैं सब्जेक्ट कर रहा हूँ वो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्टेड है यहाँ पे। और फोर्थ जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्टेड है मेरा इसके नीचे यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर आपका फोर्थ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि सब्जेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए जो पहला स्ट्रक्चर है यहां से स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपका देखिए वाटर से तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, काफी दूर है, सी कोस्ट से काफी दूर है। लेकिन जो सी में सॉल्ट प्रेजेंट है ना, सी में सॉल्ट होगी नहीं होगी, जब एयर फ्लो करेगी तो सॉल्ट को लेके जाएगी अपने साथ, लेके जाएगी। तो लेट अस कंसीडर ये स्ट्रक्चर आपका सॉल्ट एयर में सब्जेक्टेड है। ये जो आ रही है इसमें सॉल्ट एयर जो कि कंक्रीट के लिए हानिकारक होती है, रस्टिंग अस्टिंग का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है इस सॉल्ट की वजह से। ये आपकी है सॉल्ट एयर, दिस इज सॉल्ट एयर। तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपका सॉल्ट एयर में सब्जेक्टेड है तो इसका मतलब वहां पे है मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो वहां पे कंडीशन कौन सी है, मॉडरेट। ठीक है, ध्यान आपको रखना है कि वो कंडीशन आपकी कहलाएगी मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन। मॉडरेट कंडीशन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। पहला कंडीशन आपका इंपॉर्टेंट है सॉल्ट एयर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया 5 से 6 बार। सेकेंड बार आ गया, सेकेंड कंडीशन देखिए। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, पानी तो आ रहा है स्ट्रक्चर में लेकिन कंप्लीटली स्ट्रक्चर भीग नहीं रहा है इससे, है ना। सी का पानी आ रहा है लेकिन स्ट्रक्चर कंप्लीटली भीग नहीं रहा है, यानी आप कह सकते हो कि ये पानी के चिट्टे जस्ट मार के चले जा रहा है पीछे, इसको बोलते हैं सी वाटर स्प्रे। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड होगा ये हो जाएगा आपका सी वाटर स्प्रे में सब्जेक्टेड है, वाटर स्प्रे में सब्जेक्टेड है। तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपका सी वाटर स्प्रे में सब्जेक्टेड है तो वो कंडीशन आपकी बनती है वेरी सीवियर कंडीशन। कौन सी कंडीशन बनेगी वो, वेरी सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन। देन उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है किसमें सब्जेक्टेड है, ये स्ट्रक्चर किसमें सब्जेक्टेड है, टाइड्स में सब्जेक्टेड है, नहीं है, है नहीं सब। एक बार वाटर लेवल यहाँ पे है, एक बार वाटर लेवल यहाँ पे है, यानी ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रही है स्ट्रक्चर की सी वाटर से, हो रही ना। तो ये स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्टेड है टाइडल जोन में, और ये सबसे खतरनाक कंडीशन होती है टाइडल जोन। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो घर वाले आपसे बोलते होंगे भाई ठंडा गर्म मत करो बुखार आ जाएगा, है ना। तो जो ठंडा और गर्म वाली कंडीशन होती है ना वो बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। ठीक है, उसमें अगर स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड है अगर आपका, तो ये आता है आपका एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। इन दिस केस स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। फाइनल कंडीशन देखिए, फाइनल कंडीशन आपका जिसमें आपका स्ट्रक्चर वाटर के अंदर ही रहेगा हमेशा, कंटिन्यूअसली अंडर द सी वाटर। और सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटिन्यूअसली अंडर द सी वाटर स्ट्रक्चर किसमें सब्जेक्टेड होगा। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर आपका सी वाटर के अंदर कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड है तो वो कंडीशन आपकी बनती है सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन जैसे कहां पे हो सकता है, जहां पे पोर्ट्स हो सकते हैं, हार्बर हो सकते हैं,
वहां पे कई रिक्वायरमेंट होती है कि स्ट्रक्चर आपका सी वाटर के अंदर ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी बनती है सीवियर कंडीशन, ठीक है। तो 4 कंडीशन तो हमने वैसे ही देख ली, सॉल्ट एयर मॉडरेट, सी वाटर स्प्रे वेरी सीवियर, टाइडल जोन एक्सट्रीम कंडीशन, और सीवियर अगर कॉन्टिन्यूसली अंडर अंडर सी वाटर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक तो आता है आपका कॉन्टिन्यूसली अंडर सी वाटर, एक कंडीशन बनती है कॉन्टिन्यूसली अंडर सी वाटर, एक कंडीशन ये भी बनती है कि कॉन्टिन्यूसली अंडर द नॉर्मल वाटर, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं। एक कंडीशन तो आपकी बनेगी यहाँ पे कौन सी है, कॉन्टिन्यूसली अंडर द सी वाटर, दूसरी कंडीशन बनेगी कॉन्टिन्यूसली अंडर द नॉर्मल वाटर। एक आपका बन रहा है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय सी वाटर, और एक कंडीशन आपकी बन सकती है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, एक चीज तो ध्यान आपको रखनी पड़ेगी कि जो नॉर्मल वाटर से ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होगी तो वो थोड़ा सा लेस हार्मफुल होगी एज कम्पेयर टू सी वाटर, ठीक है ना। तो वो कंडीशंस आपकी थोड़ा सा कम में आ सकती है, मॉडरेट या सीवियर किसमें है देखते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो पहला हम लोग लिखता हूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखता हूं मैं माइल्ड के केस में। तो माइल्ड के केस में देखिए, जो माइल्ड होगा वहां पे स्ट्रक्चर, अगर कोई स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल वेदर में सब्जेक्टेड है, नॉर्मल वेदर में कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपका सब्जेक्टेड है, या कोई भी स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल रेनफॉल में यानी नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन में, नॉर्मल रेनफॉल में सब्जेक्टेड है, तो वो कंडीशन आपकी क्या बनती है, माइल्ड कंडीशन आपकी बन के आती है, ठीक है। यानी कोई भी स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल इन्वायरमेंट में सब्जेक्टेड है तो आपका कौन सा आएगा, माइल्ड कंडीशन के अंदर। सेकेंड आपका है मॉडरेट कंडीशन। तो मॉडरेट कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन तो आपने पढ़ी ली, कौन सी है, सॉल्ट एयर, है ना। पहली कंडीशन आपने पढ़ी सॉल्ट एयर। दूसरी कंडीशन इसमें बन के आती है कॉन्टिन्यूसली अंडर, नहीं, नॉर्मल वाटर, कॉन्टिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर। सी वाटर वाली तो सीवियर कंडीशन है ना, कॉन्टिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर वाली जो कंडीशन बन के आती है वो कंडीशन बन के आएगी आपकी मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर, ठीक है। दो कंडीशन बन गई आपकी। थर्ड, जिससे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं, सीवियर कंडीशन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, इसमें लिखते हैं, ठीक है। पहला सीवियर कंडीशन में क्या था, कॉन्टिन्यूसली अंडर द सी वाटर, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा इसमें हो सकता है सीवियर रेनफॉल, कहीं पे रेनफॉल आपकी बहुत सीवियर हो रही तो वो भी किसके अंदर आएगी, सीवियर कंडीशन के अंदर। तो दो कंडीशन आपने पढ़ दी, सीवियर रेनफॉल, और दूसरा आपने क्या पढ़ा, कॉन्टिन्यूसली अंडर द सी वाटर। तीसरी कंडीशन आपकी एक कंडीशन बनती है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय नॉर्मल वाटर, ठीक है। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय नॉर्मल वाटर, जो कि किसके अंदर आएगा, आपका सीवियर कंडीशन के अंदर। और एक कंडीशन लास्ट में और बनेगी, कोई भी स्ट्रक्चर आपका कोस्टल इन्वायरमेंट में सब्जेक्टेड है, ठीक है। यानी कोस्टल इन्वायरमेंट यानी यहाँ कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपका सब्जेक्टेड है तो इस कोस्टल इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर आपका हमेशा सीवियर कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो पहला देखिए, सीवियर रेनफॉल के अंदर जो पहला है आपका, सबसे पहला आएगा दैट इज सीवियर रेनफॉल, पहला आएगा सीवियर रेनफॉल वाला रीजन में, ठीक है। अगर सेकंड आएगा आपका ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय नॉर्मल वाटर, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय नॉर्मल वाटर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना एग्जाम में, किससे पूछ रहे हैं। अगर उसने वाटर सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय वाटर लिखा हुआ है, तो सी वाटर कंसीडर करके आंसर लगा के आना, ठीक है। नॉर्मल वाटर और सी वाटर दे रखा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने ओनली वाटर ही वाटर लिखा है तो आप कौन सा कंसीडर करोगे, सी वाटर वाला, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने वही आंसर मान रखा है, ठीक है। सीवियर रेनफॉल, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय नॉर्मल वाटर, या कोई स्ट्रक्चर आपका कोस्टल इन्वायरमेंट में सब्जेक्टेड है, कोस्टल इन्वायरमेंट में सब्जेक्टेड है। और फाइनल कंडीशन आपकी बनेगी जो हमने पढ़ा, कॉन्टिन्यूसली अंडर सी वाटर, कॉन्टिन्यूसली अंडर सी वाटर, कॉन्टिन्यूसली अंडर सी वाटर, ये बन गया आपका सीवियर कंडीशन, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका दैट इज वेरी सीवियर कंडीशन। वेरी सीवियर कंडीशन के लिए एक केस तो आपने ऑलरेडी पढ़ ही दिया है, दैट इज सी वाटर स्प्रे का केस, सी वाटर स्प्रे का केस आपका ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया है। दूसरा, अगर आपको फाउंडेशन डालनी है, ठीक है, फाउंडेशन डालनी है कहाँ पे, सब सॉइल में, ठीक है ना। यहाँ पे एग्रेसिव सब सॉइल वाटर कर दीजिए, मैं बताता हूँ उसको भी क्या है, एग्रेसिव
एग्रेसिव सब सॉइल वाटर। और फाइनल है आपका, थर्ड है आपका वेरी सीवियर में सब्जेक्टेड टू स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सीवियर फ्रीजिंग। सीवियर फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग वाली कंडीशन में अगर सीवियर लगा के आए हो एग्जाम में क्वेश्चन, तो ध्यान रखना जो फ्रीजिंग की कंडीशन होती है वो आपकी वेरी सीवियर के अंदर आती है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर आपका फ्रीजिंग इन्वायरमेंट में सब्जेक्टेड है तो किसके अंदर आएगा, वो वेरी सीवियर के अंदर आएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए, एक तो ये पढ़ी रखा हमने सी वाटर स्प्रे, दूसरी कंडीशन बनती है फाउंडेशन। कभी कभी वो डायरेक्टली फाउंडेशन भी बोलता है एग्जाम में, या आपको बोल देगा फाउंडेशन सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव सबसॉइल वाटर। यहाँ पे देखिए फाउंडेशन की कभी भी आपके सॉइल की दो लेयर होती है जहाँ पे फाउंडेशन पड़ती है, एक तो होगी टॉप सॉइल लेयर, ठीक है, दूसरी होगी सब सॉइल। ये होगी आपकी टॉप सॉइल, दूसरी होगी आपकी सब सॉइल। ठीक है, ये आपसे क्या कह रहा, आपने फाउंडेशन डाली, ठीक है, और जो सब सॉइल वाली लेयर यानी टॉप सॉइल के नीचे वाली जो लेयर है सब सॉइल वाली लेयर, यहाँ पे आपका वाटर प्रेजेंट है और इस वाटर में केमिकल्स हैं। ठीक है, अगर आपकी जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल के नीचे वाली सॉइल को बोलते हैं सब सॉइल, उसमें वाटर प्रेजेंट है और अगर उसमें क्या है, केमिकल्स हैं, अगर थोड़े बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा वेरी सीवियर कंडीशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सब्जेक्टेड टू सीवियर फ्रीजिंग। कहीं पे भी सीवियर फ्रीजिंग यानी चौबीसों घंटे नहीं, 12 पूरे 12 के 12 महीने में अगर वहां पे आपका क्या है, बर्फ ही बर्फ है, तो उस केस में भी आप लोग उसको वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर रखोगे। क्लियर है। फाइनल कंडीशन आपकी बनती है एक्सट्रीम कंडीशन, और एक्सट्रीम में एक कंडीशन तो आपने पढ़ी रखी है, टाइडल जोन वाली। ठीक है, टाइडल जोन में अगर आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड है देन इट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम कंडीशन, टाइडल जोन। और टाइडल जोन के अलावा सेकंड कंडीशन यहाँ पे बनती है स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, नॉर्मल लिखा है वहां पे स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू, यहाँ मैं सब्जेक्टेड लिख रहा हूँ तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा आपको, सब्जेक्टेड टू हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं अगर उनमें कोई स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्टेड है तो वो आपका आ जाता है एक्सट्रीम कंडीशन में। क्लियर है ये चीज। तो ये सारी कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इससे आने वाले टाइम पे, पहले वाले टाइम पे उन्होंने क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, उसने पूछा है ये कोस्टल एनवायरमेंट, कंटिन्यूअसली अंडर सी वाटर, सॉल्ट एयर, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद उसने पूछा आपसे फाउंडेशन, चौथा क्वेश्चन, और सी वाटर स्प्रे, पांच क्वेश्चन, और टाइडल जोन, छह क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी पूछ चुका है वो, बार बार रिपीट भी करता है इन क्वेश्चन को। ठीक है, इनके लिए वो पूछता है आपसे, डायरेक्टली बोल देगा कि ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय द सी वाटर, उसके लिए कंक्रीट का ग्रेड बताइए डायरेक्टली। ठीक है, तो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग बाय सी वाटर कौन से इन्वायरमेंट में आता है, पहले आपको वो पता होना चाहिए, उसके बाद उसका रिस्पेक्टिव ग्रेड पता होना चाहिए, उसका रिस्पेक्टिव नॉमिनल कवर की थिकनेस भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये टेबल जिनकी बनी नहीं है बना लीजिए, अगर कहीं पे दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, याद कर लीजिए यहीं पे इसको सारे के सारे। क्लियर है।
डायग्राम बना लीजिए, याद करने के लिए इजी पड़ेगा ना आपको चीजें। डायग्राम बना लीजिए अगर बनानी है तो डायग्राम भी। क्योंकि अगर इतनी चीजें आप ऐसे ही याद कर लोगे तो उसके बाद वहां की चीजें तो ऑलरेडी फिर एक्स्ट्रा होंगी, आप इजिली कर जाओगे याद ना। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए डायग्राम को। यहाँ साइड का हो गया, लिख दिया सबने, उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपके यहाँ पे, बना लीजिए इसको और हेडिंग लिखिए नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स आर रिक्वायर्ड फॉर, नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। कल कहाँ गया वो बच्चा, आया ही नहीं बना। एक कल क्वेश्चन पूछा था ना, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन था, मैंने बोला कल पढ़ेंगे। नहीं आ रहा ना एबीसी इन्वर्टर का, तो आते क्या नहीं। अब वो भाई तो नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग, यानी जब आप टेस्ट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, पहले बना लीजिए इसको। हो गया। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना, फॉर टेस्टिंग। कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी आपकी टेस्टिंग करने के लिए। अब देखिए सैंपल आपके पास कितना भी हो सकता है, 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब, ठीक है। उसके हिसाब से आपको कितने नंबर ऑफ क्यूब्स की रिक्वायरमेंट या कितने नंबर ऑफ सैंपल्स की रिक्वायरमेंट आपकी पड़ने वाली है, वो आपका बताने के लिए IS 456-2000 ने उन्होंने एक क्या कर रखी टेबल दे रखी है आपको, जिसके बेस पे आप पता लगा सकते हो कि अगर रिक्वायर्ड, अगर आपको कंक्रीट का, अगर जैसे आपको दे रखे उन्होंने 100 मीटर क्यूब कंक्रीट दे रखी है, तो उसके लिए जो आपको सैंपल्स लेने हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है, वो आपको कोर्ट ने एक टेबल के थ्रू समझा रखा है वो चीजें, ठीक है। सबसे पहली बात तो समझना कि एक सैंपल का मतलब होता है आपका एक क्यूब नहीं होता है। एक सैंपल मतलब होता है आपका, एक सैंपल में मिनिमम आप लोगों के, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव, 3 क्यूब्स आप लोग लेके चलते हो। एक सैंपल में मिनिमम आप लोग 3 क्यूब्स लेके चलते हो। दिस हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ये आपका ईएससी गेट में, इवन आपका जेई में भी पूछता है मिनिमम क्यूब्स कितने लेते हैं हम लोग टेस्टिंग में। और जनरली जो एक सैंपल में हम लोग क्यूब लेके चलते हैं, जनरली कितने, कितना, 10 टू, नहीं, जनरली आपका एक सैंपल में 6 क्यूब्स या 8 क्यूब्स हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो जनरली आपके 6 क्यूब्स और 8 क्यूब्स हम लोग लेके चलते हैं, किसमें, एक सैंपल के अंदर, ठीक है। कोई भी एक सैंपल होगा तो मिनिमम कितने क्यूब, 3 क्यूब तो आपके बनने ही बनने हैं। अदरवाइज जनरली अगर हम बात करें तो 6 क्यूब्स या 8 क्यूब्स हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, आप देखिए हम बताते हैं कि सैंपल्स आपके कितने बनेंगे। देखिए क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन मीटर क्यूब और नंबर ऑफ सैंपल्स, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स, इसके बीच में आपका एक टेबल बनेगी।
और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के लिए नंबर ऑफ सैंपल्स आपके रिकमेंडेड है, ठीक है। जैसे आपका क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आपकी कितनी है, लेट अस कंसीडर 1 to 5 आपका, ये आपका क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट जो आप कह रहे थे, ठीक है ना, 1 to 5 है, यह हो जाएगा आपका 6 to 15 है, ये आपका 16 to 32, ठीक है, 16 to 32 है, या आपका 16 to 30 या 31 से 50, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16 to 30 या 31 से 50। तो अगर इतने मीटर क्यूब में अगर आपकी कंक्रीट है, तो उस केस में हमारे जो सैंपल्स आपके बन के आएंगे, पहले केस में आपके कितने सैंपल, 1 सैंपल, यस, ठीक है, सेकंड वाले में 2 सैंपल, थर्ड वाले में 3 सैंपल और फोर्थ वाले में 4 सैंपल, तो 4 सैंपल बन के आएंगे। एक सैंपल इक्वल टू मैंने बता दिया मिनिमम 3 क्यूब, जनरली 6 क्यूब और 8 क्यूब, ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद क्या होगा, अगर 50 मीटर क्यूब से ज्यादा सैंपल होगा, ग्रेटर देन 50 मीटर क्यूब अगर आपके पास है सैंपल, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, कितना, 6 नहीं, अगर अगर आपका 200 मीटर क्यूब है तो फिर क्या करोगे आप, अगर 200 मीटर क्यूब है तो 6 नहीं लेंगे ना उस केस में। चलो अब मैं बोलता हूँ 51 मीटर क्यूब है, तो तब तो आपने 6 ले लिया, मानते हैं, चलो 1 मीटर क्यूब के लिए आपने एक सैंपल बना दिया। लेकिन क्या होगा अगर 200 300 होगा, तो उस केस में फिर टेबल अलग है, ठीक है ना, बताता हूँ मैं आपको इसमें क्या है। इसमें होता है आपका 4 प्लस 1 एडिशनल सैंपल, 4 प्लस 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच 50 मीटर क्यूब और पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका 50 मीटर क्यूब से ज्यादा अगर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट चली गई, तो ऑब्वियसली बात है 50 तक तो आपको पता ही है, 4 सैंपल आपको बनाने हैं, ठीक है। 50 के बाद क्या करना है, हर 50 मीटर क्यूब के लिए एक सैंपल बनेगा, और लास्ट में जो पार्ट बच जाएगा उसके लिए भी एक सैंपल बनेगा आपका, ठीक है। इसको एग्जांपल वाइज समझते हैं, अभी पहले इसको बना लो। क्लियर है ये चीज, यहाँ पे मैं समझाता हूँ एग्जांपल से इसको। एग्जाम्पल वही लेते हैं जो पहले क्लास में हम लेके कंसीडर किया था हिमांशु। कितना एग्जाम्पल लिया था, 324 मीटर क्यूब, या भूल गए, एग्जाम्पल भूल गए। 324 मीटर क्यूब का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें मुझे बताइए क्वांटिटी, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लगेंगे। यहाँ पे आप मुझे बताइए पहले नंबर ऑफ सैंपल्स फर्स्ट, सेकेंड आप लोग मुझे बताइए मिनिमम क्यूब्स, थर्ड आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे, ये दोनों ही बताना फिलहाल, नंबर ऑफ सैंपल्स और मिनिमम क्यूब्स 324 मीटर क्यूब के लिए। आंसर याद है हाँ भूल गए, ठीक है, इसका एक बार निकालो और लोग, चलो जो क्लास में है ना, आप लोग पहले लिख लीजिए। उसके बाद 324 मीटर क्यूब के लिए मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ सैंपल्स की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ मिनिमम क्यूब्स इसमें लगेंगे उसमें। जरा कोशिश करना इसमें क्वेश्चन में। आपका बनी गया होगा 25, कैसे मिनिमम क्यूब 25 सैंपल्स, 25 कहाँ बनेंगे यार, नहीं 25 सैंपल नहीं बनेंगे, 8 सैंपल नहीं 10 सैंपल है। कैसे निकल के आया, इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे 324 मीटर क्यूब है, तो फर्स्ट 50 मीटर क्यूब के लिए तो कितने सैंपल बन रहे हैं, 4 सैंपल बन रहे हैं। यानी आप क्या करिए, फर्स्ट जो 50 मीटर क्यूब है उस केस में कितने सैंपल आपके बन गए, 4 सैंपल। उसके बाद के लिए क्या करना है आपको, हर 50 मीटर क्यूब के लिए एक सैंपल बनाना है, ठीक है।
हर 50 मीटर क्यूब के लिए एक सैंपल, यानी ये आपका एक सैंपल बन गया, 100 के लिए हो गया, 150 के लिए आपका ये 3 सैंपल बन गए, 200 के लिए आपके 4 सैंपल बन गए, देन 250 के लिए आपके 5 सैंपल बन गए, 300 के लिए आपके बन गए कितने सैंपल जो भी है, 5 सैंपल नहीं जो भी बोल रहा मैं, ठीक है, एक एक कितना हो गया 50, 100, 200, 300 है कितना 324 ना। आप 50 मीटर क्यूब का तो बना नहीं सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 + 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच 50 मीटर क्यूब और पार्ट ऑफ इट, जो पार्ट बच जाएगा लास्ट में उसका भी एक सैंपल बन जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट कितना है लास्ट में 24, 24 जो बचेगा उसके लिए आप लोगे एक सैंपल। तो ये कितने निकल के आगे 4 3 7 3 10 सैंपल। तो नंबर ऑफ सैंपल्स इक्वल टू 10 सैंपल्स, 10 सैंपल्स। और मिनिमम क्यूब्स की अगर मैं बात करूं, यस 30 इजी, ठीक है, मिनिमम क्यूब्स आपके 30 हो जाएंगे, क्योंकि एक सैंपल में अगर आपके 3 क्यूब्स हैं तो 10 सैंपल में कितने हो जाएंगे 10 × 3, तो 30 क्यूब्स आपके हो जाएंगे मिनिमम। 10 × 3 में कर देता हूँ इसको, ठीक है, 10 × 3 यानी 30 क्यूब्स, ठीक है। अब वो एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि 1 सैंपल इक्वल टू 6 क्यूब्स है, 1 सैंपल इक्वल टू 8 क्यूब्स हैं, तो मल्टीप्लाई आप उसी हिसाब से कर देना 10 × 6 या 10 × 8, ठीक है ना। ये निकल के आ गया आपके मिनिमम क्यूब। एक फॉर्मूला भी है डायरेक्टली, आप अगर 50 मीटर क्यूब से 50 मीटर क्यूब तक तो आपको याद ही रखना है, ठीक है, यहाँ तक तो वैल्यू याद ही रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता भी है, ये वैल्यूज भी पूछ देता है, तो ये चीज आपको याद ही रखनी है। तो 50 मीटर क्यूब से अगर ज्यादा चले जाए तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला है जो याद कर सकते हो, आप खुद ही बना सकते हो फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बन के आएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू, ठीक है, ये बन के आएगा आपका 4 तो आपके बनने ही है 50 तक, प्लस Q - 50/50, ये फॉर्मूला आपका बन के आएगा n इक्वल टू, ठीक है। अब किया क्या यहाँ पे 50 तक के लिए 4 बन रहे हैं आपको पता है, प्लस Q आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट है, 4 के लिए 4 तक के लिए कंक्रीट कितना था 50, वो टोटल कंक्रीट में से घटा दीजिए क्योंकि उतने उतने तक के लिए आपने काम कर दिया है। Q - 50 क्या आया यहाँ पे रिमेनिंग, रिमेनिंग के लिए जितने के लिए आपको क्यूब बनाना है, डिवाइड बाई 50 करोगे तो एक के लिए कितना बन रहा था आपका 50 मीटर क्यूब के लिए कितना सैंपल बन रहा था, एक सैंपल। तो ऑब्वियसली बात है रिमेनिंग बाई 50 करोगे तो नंबर ऑफ सैंपल निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप नॉर्मली खुद भी बना सकते हो, अदरवाइज सॉल्व ऐसे करना है तो खुद भी कर सकते हो सॉल्व। क्लियर है, कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पार्ट इज, इसको आप कर लीजिए पहले। इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर लोगे अगर इसको, तो क्या हो जाएगा आपका 324 में से आप घटाइए 50, कितना आएगा ये 274, 274 आएगा। और आपको पता है इस 50 के लिए 4 बन रहे हैं, 4 तो ये बन गए, डिवाइडेड बाय 50 कर दीजिए, तो नंबर ऑफ जितने आएंगे उतने आपके 4 प्लस में हो जाएगा वो, ठीक है। वही चीज तो किया हमने, 274 आपका बचा ना रिमेनिंग 4 के बाद, 274 के लिए कितना कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आपको रिक्वायरमेंट होगी ये निकालना है आपको। तो एक सैंपल के लिए 50 मीटर क्यूब के लिए तो 274 के लिए कितना हो जाएगा 274/50, सिंपल अर्थमेटिक, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका यहाँ पे। बाकी आप लोग 50-50 करके याद कर लेना, वो भी इजी है, इतना टफ तो नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में, अब सैंपलिंग होगी, सैंपलिंग करने के बाद आप क्या करोगे टेस्ट करोगे ना। तो हेडिंग लिखिए इसमें आप टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट, टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट, ठीक है। तो कंक्रीट को टेस्ट करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब कंसीडर करते हैं, ठीक है।
ये क्यूब हम लोग कंसिडर करेंगे। इस क्यूब का साइज कितना होता है 150 mm। कल ही लिखा रखा है मैंने, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किस किस क्यूब में निकलती है 150 mm के क्यूब में निकलती है, ठीक है। साइज इस क्यूब का आपका 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। इस क्यूब का साइज ये हो जाएगा आपका क्यूब का साइज, ठीक है। डायमेंशन आपकी ये हो जाएंगी क्यूब की। इस क्यूब को आपको क्या करना है, इस क्यूब को, सॉरी, ये क्यूब आपको लेने हैं 6 क्यूब टेस्टिंग करने के लिए। नॉर्मल टेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं कंक्रीट की, ठीक है। अभी वो 100 वाला कॉन्सेप्ट मत लेके आना यहाँ पे, वो तो हमारा तब था जब आपका टेस्टिंग आपकी लैब में हो रही है और किसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है। ये नॉर्मल हम लोग करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 6 से 8 क्यूब्स लेते हैं नॉर्मली। नॉर्मली हम लोग लेते हैं 6 क्यूब्स, ठीक है। आपने क्या करे 150 150 150 mm साइज के 6 क्यूब्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। इन 6 क्यूब्स को आपने ड्राई किया, पहले ड्राई फॉर्म में रहने दिया 24 आवर्स तक। 24 आवर्स तक आपने क्या करा, ड्राई किया इनको। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें क्यूरिंग करनी है। स्ट्रेंथ गेन करने के लिए क्यूरिंग करनी पड़ती है ना, तो क्यूरिंग करोगे, सराई करोगे, उसके बाद आप लोग इसको क्यूरिंग, जनरली आप लोग क्यूरिंग करते हो 7 डेज के लिए। जनरली आप लोग क्यूरिंग करते हो कितने डेज के लिए, 7 डेज के लिए, ठीक है। क्यूरिंग आपने कर दी 7 डेज की। उसके बाद आप क्या करते हो, जो 6 क्यूब्स आपने ले रखे हैं, उन 6 क्यूब्स में से 3 क्यूब्स को आप लोग टेस्ट करोगे। 3 क्यूब को आप लोग टेस्ट करोगे 7 डेज में, 7 डेज में। और जो बचे हुए 3 क्यूब्स हैं, उन 3 क्यूब्स को आप लोग टेस्ट करोगे कितने डेज में, 28 डेज में। और 28 डेज में कौन सी स्ट्रेंथ निकल के आती है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो जो 28 डेज में स्ट्रेंथ निकल के आएगी इन 3 क्यूब्स की, वो क्या होगी, HCK, ठीक है। ये करना है आपको। आपने क्या करें, 6 क्यूब्स लिए, 6 क्यूब्स को ड्राई फॉर्म में 24 आवर्स तक रहने देना है। उसके बाद आपको क्यूरिंग करनी है 7 दिन के लिए। देन उसके बाद आपको 3 क्यूब्स को टेस्ट करना है 7 डेज, 3 क्यूब्स को 28 डेज में। अब ये 28 डेज और 7 डेज में आप टेस्ट कैसे करोगे देखिए। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ करना है यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूब्स, यहाँ पे सॉरी मैंने गलती, स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूब्स इन 7 डेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूब्स इन 28 डेज, ठीक है। ये आपको निकालनी है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन का नाम सुना होगा आपने, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अगर कंक्रीट के क्यूब की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेंथ निकाल रहे होंगे हम लोग, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ओनली, ठीक है ना। क्योंकि कंक्रीट आपका बेस्ट किसमें होता है, कॉम्प्रेशन में। वही स्ट्रेंथ हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालने के लिए एक मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस मशीन का नाम है आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को जनरली हम लोग यूटीएम भी बोलते हैं, ठीक है, यूटीएम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक क्यूब को हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है। क्यूब आपने प्लेस किया, ये क्यूब यहाँ पे प्लेस कर दिया आपने, और अब आपको क्या करना है, इसमें लोडिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर लिख लेना। ये क्यूब में आपको क्या करना है, लोडिंग अप्लाई करनी है इस क्यूब में, ठीक है। और वो लोड आपको नोट कर लेना है जिस लोड में आपका ये क्यूब फेल हो जाएगा, ठीक है। यूटीएम से आपको इस क्यूब में तब तक लोड लगाना है जब तक कि ये फेल ना कर जाए। लेट अस कंसीडर ये आपका पी केजी के लोड में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो वो पी केजी आपकी इसकी क्या हो गई, फेलियर स्ट्रेंथ, यानी इतनी ही इसकी क्या थी, कैपेसिटी थी इसकी, ठीक है। अब आपको अगर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, लोड आपको पता है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली बात है आप निकाल सकते हो। स्ट्रेंथ आपका निकलता है लोड अपॉन एरिया से, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेंथ निकालोगे, स्ट्रेंथ आप निकालोगे यहाँ पे, स्ट्रेंथ आपका निकल जाएगा लोड अपॉन एरिया से, लोड अपॉन एरिया से, ठीक है। लोड यहाँ पे कितना है, पी केजी का। एरिया, एरिया आपका कितना हो जाएगा, क्यूब है 150 mm साइज का, तो 150 इंटू 150, ये हो गया एरिया। यहां से आप इजी निकाल सकते हो स्ट्रेंथ 7 डेज में भी, 28 डेज में भी। अब मेन चीज ये है, टेस्ट तो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, टेस्ट होता क्या है। मेन चीज है इसके रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स इसके निकल के आते हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ 3 क्यूब्स इन 7 डेज, जो स्ट्रेंथ निकल के आती है आपकी, ये निकल के आती है आपकी 2/3 ऑफ अल्टीमेट। जो अल्टीमेट उसकी स्ट्रेंथ होगी उसकी 2/3, या इसको हम लोग बोल देते हैं 67 या 68%। कितना, 67 या 68,
एग्जैक्ट वैल्यू इसकी अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू 68%। ठीक है, या हम लोग बोल देते हैं 68% जो स्ट्रेंथ है वो ये अटेन कितने दिन में कर लेगा? 7 दिन में। 7 दिन में ये अपनी 68% स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा। और 28 डेज में ऑब्वियसली बात है कितनी? एफसीके, ऑलमोस्ट एफसीके। ठीक है, 99% तक जाता है ये, 99% तक जाता है। 100% एफसीके अचीव नहीं होती है, लेकिन 98-99% को हम लोग बोल देते हैं ठीक है भाई उसने अचीव कर लिया कितनी स्ट्रेंथ? एफसीके। और एफसीके आपको पता ही है, अगर कोई भी कंक्रीट होगा उसका ग्रेड आपको गिवन है तो एफसीके तो आपको पता ही चलेगा। M20 के लिए 20, M30 के लिए 30। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्ट्रेंथ इन 7 डेज, स्ट्रेंथ इन 28 डेज। और ये आपको ध्यान रखना है कि 7 डेज में स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये एग्जाम में आपसे पूछता है। क्लियर है? देन उसके बाद एक दो पॉइंट इसमें और है, जो टेम्परेचर आप लोग यूज करोगे टेस्ट करने के लिए, ये रहेगा आपका 27 ±2 डिग्री सेल्सियस। यानी रूम टेम्परेचर से आप लोग +-2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज कर सकते हो। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग ऑलमोस्ट 100% हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। 100% हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% का मतलब क्या है कि 7 दिन तक आपको क्यूरिंग जो करनी है कंप्लीटली क्या करना है, उसको वाटर में सबमर्ज करना है। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% मतलब कंप्लीटली सबमर्ज करना है इसको आपको वाटर में 7 दिन तक, 24 आवर्स के बाद। क्लियर है? ये हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर। देन उसके बाद इसको कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? सब हो गए? अगला हेडिंग आप डालिए। अब देखिए आपने टेस्ट तो कर दिया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि उस टेस्ट के रिजल्ट आपके सही आ रहे हैं या गलत है? पता लगाना पड़ेगा ना कि टेस्ट के रिजल्ट आपके सही हैं या गलत हैं। तो अगला है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि जो आपने टेस्ट कर रखे हैं उसके रिजल्ट्स आपके सही हैं या गलत है। ओके, नेक्स्ट है आपका हेडिंग इसी में आएगी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको डिस्कस करना है कि रिजल्ट्स आपके सही हैं या गलत हैं। पता चल रहा है रिजल्ट्स आपने निकाल तो लिए, लेकिन आपने जब सैंपल प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे आपने क्या करा था, कोई ना कोई मिस्टेक कर ली थी जिससे कि रिजल्ट में गड़बड़ आ गई और आपने वही रिजल्ट यूज कर लिए, तो स्ट्रक्चर आपका फेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को रिजल्ट चेक करनी भी जरूरी है कि रिजल्ट जो आपके निकले हैं वो रिजल्ट सही है या गलत है। सबसे पहले ठीक है, दो कंक्रीट 3 स्टेप में आपकी चेक होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं चेक करने के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के। ठीक है, पहला स्टेप आपका, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ M15 कंक्रीट के लिए। अगर कंक्रीट ग्रेड आपका M15 तक है तो उस केस में आप कैसे चेक करोगे? सेम है M20 के लिए, एक दो वैल्यूज में डिफरेंस है। ठीक है, M20 या उससे ऊपर के लिए भी। तो M15 तक है तो उस केस में सबसे पहले आप लोग चेक करना है आपको F एवरेज। ठीक है ना, पहले आपको क्या करना है, F एवरेज, यानी आप लोग बोल सकते हो इसको एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, इसको आप लोग बोल सकते हो। पहले आपको चेक करना है एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब्स। ठीक है, जब एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब निकालोगे तो एफ एवरेज, ये एफ एवरेज आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ, एक तो एफ एवरेज का फॉर्मूला हमने लिखा था एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा, एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा, और दूसरा आपका है एफ सी के प्लस
3, FCK प्लस 3, ठीक है। पहला क्राइटेरिया आपका यही है, ठीक है, FCK प्लस 0.825 सिग्मा। यानी पहली कंडीशन आपको चेक करनी है, जो एफ एवरेज आप कैलकुलेट करोगे, ये एफ एवरेज आपका है मीन, ये एफ एवरेज क्या है, मीन। 5 रिजल्ट दे रखे होंगे, उनका आप लोग मीन निकाल दीजिए, ठीक है, सबका समेशन डिवाइडेड बाय 5, और वो वैल्यू आपकी हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए मैक्सिमम ऑफ इन दोनों में से जो आएगी, FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 3। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या करेंगे, पास कर जाएंगे, अदरवाइज आपके रिजल्ट क्या हो जाएंगे, फेल, ठीक है। अभी मैंने ग्रेटर देन कर रखा है तो यानी मैं मान रहा हूं कि पास है रिजल्ट यहाँ पहला केस में। सेकेंड केस में आपका आएगा, यहां पे आपको चेक करनी है, अभी तो आपने एवरेज निकाली, उसके बाद आपको निकालनी है इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स। और इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो उसको मैं शो कर रहा हूं ITR से, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स में शो कर रहा हूं ITR से, और ये ITR आपके हमेशा ग्रेटर देन होने चाहिए FCK माइनस 3 से, ठीक है। जो ITR यानी इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स होंगे ना, किसी की 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, अगर रिजल्ट आ रखे हैं तो वो रिजल्ट आपके हमेशा ज्यादा होने चाहिए FCK माइनस 3 से, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस केस में भी जो आपने सैंपल प्रिपेयर कर रखा है वो क्या हो जाएगा, पास, ठीक है। 2 केस में आपका पास हो जाएगा। अगर आपका ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो आपका क्या हो जाएगा, सैंपल आपका फेल, ठीक है। ये तो हो गया आपका M15 के लिए। थर्ड कंडीशन दोनों के लिए आपकी कॉमन है, तो थर्ड कंडीशन हम लोग यहाँ पे कुछ देर में डिस्कस करूंगा, मैं नोट डाल के लिखा दूंगा, ठीक है ना। सेकेंड है आपका, अगर कंक्रीट का ग्रेड आपका M20 है या उससे ज्यादा है, यानी कंक्रीट का ग्रेड आपका ग्रेटर देन इक्वल टू M20 है अगर, ठीक है ना, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, M20, ठीक है, ग्रेड आपका M20 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में हमें कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस आता है, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। पहला देखिए, जो F एवरेज आप निकालोगे इस केस में, दैट F एवरेज शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ FCK प्लस 0.825 सिग्मा, पहली वैल्यू तो वही है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपकी FCK प्लस 4 हो जाती है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये 3 की जगह कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे आपका है FCK प्लस 4। ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ ये कोडल प्रोविजन है भाई, ठीक है। ये भी आपका एज पर IS 456/2000, ध्यान रखना कोड में दी हुई चीजें हैं सारी की सारी, जब कोड खोलोगे तो ये चीजें आपको दिखेंगी। F एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आएंगे तब भी ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज आल्सो द ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। F एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 4। सेकेंड आपका इसमें जो टेस्ट करोगे आप, सेकेंड टेस्ट करोगे आप ITR का, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स का, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू निकल के आएगी वैल्यू FCK माइनस 4 इस केस में, यहाँ पे भी 3 का क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। चेंजेस इतनी है, 2 कंडीशंस आपने चेक कर ली, आपने चेक कर ली। अगर इन दोनों कंडीशंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने सैंपल प्रिपेयर कर रखा है उसमें फेलियर अकर कर गया है भाई, वो आप सैंपल आपका गलत है, दोबारा से सैंपलिंग करिए, सारे प्रपोजल्स दोबारा से मिक्स करिए, ठीक है। तो आपका डिजाइन यहाँ पे फेल हो जाएगा अगर आपने क्या कर रखा है, ये दोनों कंडीशन क्राइटेरिया अगर आपके फुलफिल नहीं होते हैं। थर्ड क्राइटेरिया जो कि दोनों के लिए कॉमन है, वो क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, वो क्राइटेरिया समझते हैं, उसको मैं नोट में लिखा दूंगा आपको, पहले एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। लेट अस कंसीडर F एवरेज आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, जो मीन है, मीन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मीन वाला F एवरेज आगे वाला F एवरेज यहाँ पे आ रही है, और एक है आपका मिनिमम वैल्यू F मिनिमम, रिजल्ट्स में मिनिमम वैल्यू आएगी, और एक वैल्यू क्या आएगी आपकी F मैक्सिमम, ठीक है। तो हमारा कोड क्या बोलता है हमसे कि कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि F एवरेज का F मैक्सिमम से और F एवरेज का, ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, F एवरेज का F मिनिमम से वेरिएशन आपका इसमें -15% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और इसमें आपका +15% से ऊपर वेरिएशन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यानी F एवरेज और F मिनिमम के बीच में जो वेरिएशन होगा वो आपका 15% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इन दैट केस ऑल्सो F एवरेज से F मैक्सिमम का जो वेरिएशन है वो आपका +15% से ऊपर नहीं होना चाहिए।
क्या होगा अगर ये वेरिएशन हो गया? अगर ये वेरिएशन आपका अकर कर गया तो उस केस में आपके रिजल्ट्स फेल नहीं होंगे, रिजल्ट्स आपके हो जाएंगे इनवैलिड। इनवैलिड यानी आपने क्या करी उस टाइम पे, जो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग के टाइम पे कोई ना कोई गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल अगर आपने शायद ध्यान से नहीं दिया, प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन नहीं करी, या वाटर का अमाउंट आपने ज्यादा यूज कर दिया। ठीक है, तो क्वालिटी का जो, तो आपने क्या कर रखा है इस केस में, इस केस में ह्यूमन मिस्टेक्स डेवलप हो रखी है। किस केस में? इस वाले केस में। अगर ये कंडीशन आपकी, मतलब होता क्या है, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो उस केस में आपकी रिजल्ट क्या है? इनवैलिड है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आपके फेल नहीं होते हैं, यहाँ पे रिजल्ट इनवैलिड होते हैं। सेम प्रपोजन के साथ आप दोबारा टेस्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे तो प्रपोजन भी चेंज हो रहे हैं आपके, क्योंकि फेलियर अगर कर गया, लेकिन यहाँ पे प्रपोजन चेंज नहीं होंगे, सेम प्रपोजन के साथ प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल के साथ आप दोबारा टेस्ट करोगे उसके बाद, अगर ये कंडीशन से होती है। क्लियर है? तो पहले ये दोनों लिखिए, फिर नोट डालना है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो ये इनवैलिड वाला टर्म है, यहाँ पे फेल 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 फेल, और यहाँ पे इनवैलिड, यहाँ पे पास कर लेना इसको भी, ये भी अगेन पास हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में ये इनवैलिड वाला टर्म और ये +-15% वाला, इसका वेरिएशन, ये आप ध्यान रखना, रट लेना दिमाग में। वो पूछता है ये और इनवैलिड, ये टर्म तो कितनी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जेई के, इवन जेई क्या गेट में भी पूछता है ये चीजें, जेई तो छोड़ो, गेट के एग्जाम में पिछले बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसमें उसने पूछा था कि एफ एवरेज का, अब पूछने का तरीका थोड़ा बढ़ जाता है उसमें, वो पूछा उसने एफ एवरेज का एफ मिनिमम से और एफ एवरेज का एफ मैक्सिमम से वेरिएशन कितना होना चाहिए, और साथ में मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स हम लोग टेस्ट में कितने यूज करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स तो मैंने बता ही दिया, 3 क्यूब्स हम लोग यूज करते हैं, और वेरिएशन आपका +-15% से ऊपर नहीं होना चाहिए रिजल्ट का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना ये चीजें। हो गया सबका? अगर ये हो गया है तो एक नोट डालिए इसके नीचे, नोट में लिखना द टेस्ट रिजल्ट शुड बी, the test results should be taken with, should be taken with minimum 3 number of cubes, the test results should be taken with minimum 3 number of cubes, cubes specimen करना, आगे क्या लिखना, specimen, cubes specimen, specimen, and the individual variation, and the individual variation in test results, and the individual variation in test results should not more than, should not more than plus minus 15% of, +-15% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ। तो वेरिएशन आपका किससे निकालना है? एवरेज से। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब कभी भी वेरिएशन चेक निकालोगे, हाँ प्लस माइनस तो ठीक है, जब कभी भी वेरिएशन आप निकालोगे तो ध्यान रखना किससे निकालना है? एवरेज से। अगर आप जैसे ये वेरिएशन निकाल लो, बाई चांस एग्जांपल समझाता हूँ, ये वेरिएशन निकाल लो, तो ये वेरिएशन कैसे निकलेगा आपका? एफ मिनिमम माइनस एफ एवरेज, निकालना किससे है? एफ एवरेज से। तो डिवाइड में क्या जाएगा नीचे? एफ एवरेज। तो ये निकल जाएगा परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन मिनिमम एंड एवरेज रिजल्ट। ठीक है ना, ऐसे निकालोगे। अगर मैक्सिमम का निकालना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ मैक्स माइनस एफ एवरेज डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। ठीक है, तो वेरिएशन जिससे निकालना है उसको आप लोग नीचे माइनस कर दोगे। क्लियर है चीजें? एक एग्जांपल लेके इसको करिए फिर। ठीक है, ये हटा दूं? अच्छा, ये मैंने एक चीज दिखाना भूल गया ना मैं, कि इसके रिजल्ट इनवैलिड होते हैं। ठीक है ना, अगर ये ऐसा कर गया। इसी के नीचे पॉइंट लिख करके लिखना,
नोट के इसी नोट का पॉइंट है, ठीक है। इफ दिस कंडीशन अराइजेस, इफ दिस कंडीशन अराइजेस, कौन सी कंडीशन, ये 15% वाली, ठीक है, ज्यादा वैल्यू चलेगी, लिखना है। इफ दिस कंडीशन अराइजेस then, if this condition arises, then test results are, then test results are, test results are invalid, invalid, not failed, not failed, कॉमा करके लिखना नॉट फेल्ड, ठीक है। तो इनवैलिड में अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, इनवैलिड में अंडरलाइन कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, अगर ये चीजें आती है तो अगेन टेस्ट करना है सेम प्रपोजन के साथ। ये तो हो गया आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है, जरा इसको ट्राई करिए, सभी के क्वेश्चन बनने चाहिए अलग। क्वेश्चन आपका है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में आपको ग्रेड गिवन है, M25 का ग्रेड गिवन है, और डेटा आपको गिवन है, पहला डेटा है 25.4, 20 स्ट्रेंथ का डेटा, ठीक है, 25.4। दूसरा आपको गिवन है 28.1, 28.1। थर्ड डेटा आपको गिवन है यहाँ पे 33.5, 33.5, और लास्ट डेटा है 31.3। ये आपका टेस्ट करने के बाद रिजल्ट्स आ रखे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये रिजल्ट्स आपके पास हैं, फेल हैं, इनवैलिड हैं, क्या चीजें कंडीशन अराइज कर रही हैं इनमें, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। जरा चेक करना इसको, कंडीशंस को। टाइम दे रहा हूँ सफिशिएंट, 2-4 मिनट का, आप लोग करिए इसको। जरा अप्लाई करिए इसमें। अगर बन गया है, दूसरा डेटा मैं दे रहा हूँ, 2 डेटा में चेक करते हैं हम लोग। पहला तो क्वेश्चन ये है, सेकंड डेटा आपका है यहाँ पे, एक डेटा जिसका बन गया क्वेश्चन, पास हो रहा ना, जिनका पास हो रहा उनका ठीक है, बाकी और लोग निकालिए। सेकंड डेटा आपका है ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना, M30, मेरे पास सेकंड है आपका M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, और M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो डेटा आपको गिवन है 29.1,
29.1, 34.2, 34.2 और 36.7, 36.7 और लास्ट है आपका 39.1। इसमें भी चेक करिए एक बार क्या निकल के आ रहा है। तो केस आपके सारे क्लियर हो जाएंगे किस कंडीशन में क्या क्राइटेरिया आने वाला है। एक बार देखिए इसको। नहीं बना। अब सीधे लास्ट वाले में चलेंगे। पहले स्टेप को फॉलो करो, ये पहले के स्टेप है ना, ये स्टेप कराया। कहाँ गई स्टेप? अपने स्टेप की प्रॉपर स्टार मार्क मार्क करके लिखो। स्टेप 1 2 करके लिखो ना, तभी समझ में आएगा। स्टेप 1 2 ये थर्ड स्टेप है, ठीक है ना। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। वैसे ही आपका पीछे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, स्टेप मार्क करके करिए ना इसको। नहीं बना हिमांशु? पहला वाला बन गया, पहला बन गया ना, ठीक है ठीक है। सेकंड वाला निकालना चला आपका, सेकंड निकाल रहे हो। पहला मोन 25 मैक्सिमम ऑफ 25, ये निकालो, फिर उसके बाद ये वैल्यूज निकालो। हाँ 20 M20 से ग्रेटर भी लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा? मैंने लिखा तो था ग्रेटर देन इक्वल टू M25 हो, इसके आगे लगा लो ना। सब में पास आ रहा है? नहीं, गलत है। सेकंड में सब में पास आ रहा है मतलब, हाँ कुछ ना कुछ दो में पास आ रहा होगा, कुछ कंडीशन तो बन रही होगी। देखो एक बार क्या रिजल्ट क्या है, फेल आए, हाँ इनवैलिड आ रहे ना, हाँ तो इनवैलिड वाले का ठीक है। सेकंड, सेकंड में सभी में पास नहीं हो रहा। चेक करना एक बार इसको, कहाँ पे मिस्टेक कर रखी है आपने। करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत पे क्वेश्चन बन नहीं रहा, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इजी सा क्वेश्चन है यार, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। पहला देखिए, सबसे पहली कंडीशन थी, पहले से कंडीशन ही लिखिए। पहली स्टेप कौन सी थी? पहली स्टेप आपकी है एफ एवरेज दैट शुड ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ सी के प्लस 0.825 ऑफ सिग्मा, और दूसरे आपका एफ सी के प्लस 4 ना, M25 कंप्लीट कितना है? 4 ही है ना एफ सी के, ठीक है। एफ सी के प्लस 4, इन दोनों में से मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला केस है आपका एफ एवरेज निकालना। ये वाला एफ एवरेज निकालिए पहले आप, सबसे पहले निकालिए आप एफ एवरेज। एफ एवरेज क्या है? आपका मीन है, सारे रिजल्ट का मीन है, ठीक है। पहला रिजल्ट कितना है? 25.4 प्लस 28.1 प्लस 33.5 31.3 डिवाइडेड बाई 4, कितना निकल के आए? 29.575 ना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। स्ट्रेस है तो यूनिट यही रहेगी, ठीक है। सेकेंड, इसके बाद अगला आपको निकालना है, पहला आपको निकालना है इसमें एफ सी के प्लस 0.825 ऑफ सिग्मा, ओके। जब वैल्यूज आप पुट करोगे, एफ सी के की 25 है ना, 25 प्लस 0.825 ऑफ सिग्मा कितना है इसके लिए? M25 के लिए 4 लिखवा रखा है पीछे, ठीक है। अभी लिखवा रखा है सिग्मा की वैल्यू 4, तो ये हो गया आपका वैल्यू, कुछ निकल के आएगी। सेकेंड आपका आ जाएगा एफ सी के प्लस 4, तो एफ सी के कितना है यहाँ पे? 25 प्लस 4, तो ये तो आपका 29 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये निकल के आ गया आपका एफ सी के प्लस 4। ये वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 28.3। सही बता रहे हो ना भाई वैल्यू? एक सेकंड रुको, मैच भी कर लेते हैं ना, एक सेकंड। 28.3 आ रही, ठीक है ना, 28.3, ठीक है। तो मैक्सिमम वाली वैल्यू आपको कंसीडर करनी है इसमें से। तो इन दोनों में से मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी, वो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 29 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे कंडीशन क्या है? एफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मैक्सिमम, तो ज्यादा है ना, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है आपको। तो पहली कंडीशन में देखिए, पहली कंडीशन में एफ एवरेज आपका 29.575 निकल के आया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है, इक्वल टू भी नहीं है, 29। सो इस केस में आपके रिजल्ट क्या करके पास कर गए? रिजल्ट आपके पास करके जो आपने रिजल्ट निकाले थे, ठीक है।
ये तो हो गया पहला केस। सेकंड केस अब हमें जो डिस्कस करना है, दिस इज फॉर इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट। सेकंड केस में हमें निकालना है ITR, और ITR ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए FCK -4। ठीक है, तो जब ITR यहाँ पे निकालोगे आप, तो ITR आपको दे रखे, ये ITR की वैल्यू है सारी सारी, ठीक है, और आपको निकालना क्या है FCK -4। तो ITR इक्वल टू जब निकालोगे आप, ठीक है, FCK -4 कर दीजिए सीधे यहाँ पे, FCK -4 यानी FCK 25 है, -4 21 ना, 21, और दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन ITR। सारे रिजल्ट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सभी रिजल्ट्स आपके 21 से ज्यादा है, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये भी क्या हो गया आपका पास। सेकंड कंडीशन अगेन पास। देन उसके बाद जो फाइनल कंडीशन आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, उस फाइनल कंडीशन में आपका क्या है, आपको वेरिएशन निकालना है, ठीक है, वेरिएशन निकालना है कि 15% से ज्यादा है या नहीं है, वही चीज निकालनी है। तो वेरिएशन जब आप निकालोगे, तो वेरिएशन आप देखिए, वेरिएशन निकालना है इसके बाद आपको। वेरिएशन में मैं पहले निकाल रहा हूं आपका मिनिमम से एवरेज का वेरिएशन, ठीक है। तो मिनिमम से एवरेज का वेरिएशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे कौन सी है 25.4, पहले उसको लिख लो 25.4 मिनिमम, और एफ एवरेज आपका कितना निकल के आया 29.575, तो ये हो जाएगा आपका 29.575, और किससे निकाल रहे हो एफ एवरेज से, तो 29.575 एक वैल्यू यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। ये आ गया वेरिएशन आपका, वेरिएशन कौन सा वेरिएशन आ गया आपका मिनिमम ना, दिस इज मिनिमम वेरिएशन, ओके। देन उसके बाद चौथा इसी में करना है आपको मैक्सिमम वेरिएशन, यहीं पे आपको काम करना है मैक्सिमम वेरिएशन के लिए भी, मैक्सिमम वेरिएशन के लिए भी काम करना है। तो मैक्सिमम वेरिएशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू देखो कौन सी है 33.5, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 33.5। एवरेज से निकालना है, तो अगेन आपका एवरेज 29.575 डिवाइडेड बाई 29.575, तो वेरिएशन कितना निकल के आया, पहला निकला होगा -14.1%, पहला वेरिएशन आपका निकला -14.1%, और दूसरा जो मैक्सिमम वेरिएशन निकला आपका पॉजिटिव में +13.2, ये +13.2 निकालो कितना आ रहा, कितना 13.2 ना, तो सेकंड वेरिएशन आपका निकला होगा 13.2 का पॉजिटिव, तो 15 से ज्यादा है ये नहीं, ऑब्वियसली बात है 14 13, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया आपके पास, क्लियर है। तो जो रिजल्ट्स आपको दे रखे हैं वो आपके सारे के सारे पास हैं, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है भाई, कोई भी दिक्कत है स्टेप में किसी में भी। कर लीजिए इसको क्वेश्चन को। वैल्यू कैलकुलेट करिए ना, सारी मैच ही कर रही होंगी भाई, तुम्हारे भरोसे लिखिए कई वैल्यूज है, मैं कई जगह कैलकुलेट नहीं भी करता हूँ। 29 29 कहीं पे मिस्टेक हो रही, बन गया। तो जल्द से अगला भी कर लेते हैं, ठीक है ना, ये लिख लिया आप लोगों ने वाला पूरा स्लाइड का, बन गया ना नेक्स्ट भी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको जस्ट डेटा
मिटा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी तो सेम कॉन्सेप्ट ही है। अगर लिखा नहीं है तो बता देना भैया। सेकंड वाले के लिए देखिए सेम कॉन्सेप्ट ही है, वही चीजें करनी है आपको। एफ एवरेज आपको निकालने के लिए मीन निकाल दीजिए इनका। मीन निकालने के लिए आप करोगे 29.1 प्लस 34.2 है ना, प्लस 36.7 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए। कितना है ये एफ एवरेज? 34.77 ना, 775 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इतना आपका आ गया एफ एवरेज की वैल्यू। सेकंड आपको निकालना है एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा। एफ सी के 30 है ना यहाँ पे, 30 प्लस 0.825 ऑफ सिग्मा कितने हैं? 5। यहाँ पे वैल्यू गलत तो नहीं आ रही? कितना है? 34.125 पक्का? देख लो एक बार, ठीक है ना, 34.125। दूसरा आपका है एफ सी के 30 प्लस 4, ये आ जाएगा आपका 34 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ए और बी आपने कैलकुलेट कर लिया, एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा और एफ सी के प्लस 4। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप मैक्सिमम ही कंसीडर करोगे, तो मैक्सिमम यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ गई आपकी? दैट इज 34.125 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। और आपको दिखने में आ रहा होगा एफ एवरेज जो आपने निकाला है वो ज्यादा है मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, तो 34.775 इज ग्रेटर देन 34.125। तो रिजल्ट आपके पहले वाले कंडीशन में पास कर गए हैं, आप आगे की ओर बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे अगर फेल कर गए तो फिर आगे की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहला कंडीशन ये आ गई। सेकंड कंडीशन की मैं बात करूं तो आईटीआर आपको निकालना है, तो आईटीआर में अगेन आपका यहाँ पे 25 की जगह 30 हो जाएगा। एफसी के यहाँ पे 30 है, बस हो गया। तो आईटीआर इज ग्रेटर देन 26 ना, सारी वैल्यूज ऊपर ही होंगी, 29, 34, 36, 39, तो सारी वैल्यूज ऊपर है आईटीआर से। तो ये आपका हो गया इस केस में भी पास, सेकंड केस में भी पास हो गया। लास्ट, हाँ, एफसी के -4 ही करवा रखा ना आईटीआर में। सिग्मा है 5 की वैल्यू भाई, 5 तो सिग्मा है। वेरिएशन, मिनिमम वेरिएशन जब निकालोगे यहाँ पे और मैक्सिमम वेरिएशन निकालोगे तो उस केस में देखो, मिनिमम वेरिएशन में जब आप निकालोगे तो मिनिमम वेरिएशन में मिनिमम वैल्यू कितनी है? 29.1, 29.1 माइनस एफ एवरेज आपका निकल के आया 34.775 डिवाइडेड बाई एफ एवरेज से ही निकालना है, तो 34.775, एक ये वैल्यू आएगी -16.43। हाँ जितनी भी ठीक है चलेगा, 4 कर दिया मैंने, ठीक है 16.4 ही, ठीक है ये आ गया एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैक्सिमम भी निकाल ही सकते हो, निकालना है तो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि इनवैलिड हो गए रिजल्ट ऑलरेडी आपके। ठीक है, मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे, हाँ देखते हैं एक सेकंड रुको, 34.775 डिवाइडेड बाई 34.775 कितना है? 12.4 ना, हाँ तो ये आ गया आपका 12.4। तो मैक्सिमम में तो ये आपके अंडर 15% है, लेकिन मिनिमम में आपके ये -16 के अराउंड चले गए, तो यहाँ पे रिजल्ट आपके हो गए इनवैलिड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी टेस्ट को सेम प्रपोजन के साथ दोबारा करना पड़ेगा, जिससे कि आपके रिजल्ट्स में जो मिस्टेक आ रखी है इन रिजल्ट्स में वो मिस्टेक हट जाए। ठीक है, यहाँ पे आपका फेल वाला कंडीशन नहीं है, रिजल्ट्स इनवैलिड है इस केस में। कर लीजिए इसको जिसने नहीं कर सका। देन कल कोशिश करेंगे कि इसका बेसिक आपका निपटा के परसों से डब्ल्यूएसएम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, बेसिक की कल लास्ट ही क्लास देखेंगे, थोड़ा बच जाएगा तो बाद में कर लेंगे, नहीं तो वैसे हो जाएगा कल कंप्लीट जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई क्वेश्चन कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं।
डेटा है घर जाके रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से रिवीजन मत छोड़ना। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो यहाँ पे समझी हुई चीजों का कोई फायदा नहीं उसके बाद, ठीक है। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और साथ में जड़ अगर अच्छी बना के चलोगे ना तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले क्या होती है, फाउंडेशन ना। फाउंडेशन अगर अच्छी है तो समझ लो उसके बाद बिल्डिंग में आप, अगर जैसे एक मंजिला बिल्डिंग बना रखी है अभी आपने, तो उसके ऊपर आप सेकंड स्टोरी भी खड़ा कर सकते हो। फाउंडेशन ही वीक होगी तो आपको एक्स्ट्रा कॉलम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बाद में, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फाउंडेशन अपनी एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए जिससे कि आरसीसी में आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी ना आए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट हम आराम से लेके चलेंगे, इतना खींचना इतना सब्जेक्ट को नहीं है, बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि भाई चीजें समझ में आए आप लोगों की यहाँ पे पूरी। बाकी फिर आपकी मेहनत है, आप कितनी मेहनत कर पा रहे हो घर में। देखिए पुराना वाला आईएस कोड होगा ना, तो पुराने वाले आईएस कोड में क्या कर रखा है उन्होंने, आपको डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा, मतलब उन्होंने M15 और M20 के लिए एक ही दे रखा है, पूरा पूरा सेम दे रखा है। और पुराने क्वेश्चन अगर आ भी रखे होंगे तो वहां पे आपका -3 करके कर रखा होगा। लेकिन जो लेटेस्ट उसमें चेंजेस आ रखे हैं 2012-13 में, उसमें ये चेंजेस हो रहे हैं कि M15 के लिए अलग दे दिया उन्होंने, M20 के लिए अलग दे दिया वैल्यूज, ठीक है। चीज ध्यान रखना, तो पुराने क्वेश्चन देखोगे तो गलती आपको लगेगा क्वेश्चन गलत वहाँ, मतलब कुछ चीजें गलत हो रही है लेकिन गलत नहीं है वहाँ पे, ठीक है, वो सही है, वो पुराने के हिसाब से कर रखा है उन्होंने, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं विकल्प।